आब ज़मज़म का कुआँ या चश्मा उस वक़्त असली हालत में मौजूद था। डोल से पानी निकाला जाता था नीचे से। एक आदमी जो है डोल फेंक के पानी निकालता था और फिर उससे लोग पीते थे। हज़ूर का मामूल था कि इख्तितामी तकरीर के बाद बाज़ अमूर का ज़िक्र किया करते थे। तो उसमें हज़ूर ने फरमाया कि इस दफ़ा लाउड स्पीकर का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा रहा है। कल एक मामूली सी बात तकरीर के दौरान मेरे मुंह से निकली, जो लाउड स्पीकर के अच्छे इंतजाम की वजह से मस्तूरात में बैठी हुई मेरी बीवी ने भी सुन ली। जब मैं रात को घर गया तो मेरी बीवी ने पूछा, ये क्या बात है आपने तकरीर के दौरान कह दी, जे खंड नहीं सी हैगी तो साडे घरों मंगा लेनी सी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा तारुफ तो ये है कि मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ ख़ान है। मैं बहुत अरसे से स्वीडन में हूँ और यहीं पे मेरी तालीम हुई है। तो टाइटल मेरा एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लुंड है। एक शेर है हज़रत सैयद मुख्तार शाह साहब का, शाहजहानपुरी, जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जय्यद सहाबा में से जिनका शुमार होता है। कहते हैं कि निकल आया है मौका, आप बीती क्यों न कह डालूं, ये पुरसश हो रही है क्या कोई अफसाना आता है। ये नज़म लंबी नज़म है और एक अदबी शाहकार है। तो जो शाहजहानपुरी साहब थे वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिकों में से थे और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुतुब तो ग़ालिबन उनको ज़बानी याद थी। इनका ये रिहायत क्योंकि हज़रत हस्बतुल्लाह साहिब के फ्लैट से बिल्कुल सामने थी, इसलिए हमने उन्हें देखा हुआ है और हम उनके पास बैठे हुए हैं। तो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 1938 में हिंदुस्तान का सफ़र इख्तियार किया था और उसमें हजूर ने बहुत से तारीख़ी मकामात देखे और तारीख़ के मुख्तलिफ़ शहरों में गए। वहाँ पे मुग़लों की जो इमारत थी वो भी देखी। उसमें जो हजूर के ज़हन पे उसका जो असर हुआ, वो हजूर ने कादियान में जलसा सालाना की तकरीरों में सैर रूहानी के नाम से बयान करना शुरू किया। वो लंबी तकारीर होती थी, फिर दरमियान में पार्टीशन आ गई, फिर रफ़ा की आबादी का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद 1953 में एंटी अहमदिया एजिटेशन हो गई, फिर 54 में हजूर पर कातलाना हमला हो गया। इस तरह हजूर फिर यूरोप आ गए। बहुत देर के बाद फिर हजूर ने दोबारा इन तकारीर का सिलसिला जब शुरू किया तो भी ये 3 और 4-4 घंटे की तकारीर होती थी। तो हजूर का ये मामूल था कि दौरान तकरीर वक्फा के बाद जो है वो तेज़ गर्म चाय नोश फरमाया करते थे। जब इसका इंतज़ाम हज़रत डॉक्टर हकमतुल्लाह खान साहब के सुपुर्द हुआ, तो डॉक्टर साहब ने मेरी और अपने छोटे बेटे करीम अहमद नईम, जो अब फौत हो चुके हैं अमेरिका में, उनकी ड्यूटी लगाई। तो इस तफ़सील में मैं नहीं जाता, ये लंबी तफ़सील है। तो सिर्फ़ इतना अर्ज़ कर देता हूँ कि उस ज़माने में मुश्किलात का ये हाल था कि चाय के लिए साफ़ और मीठा पानी हासिल करना भी एक बहुत बड़ा काम था। कोयले तो हम चिन्नौट से खरीद के लाया करते थे। सिर्फ़ इतना हिंट दे देता हूँ कि वो क्या मुश्किलात थीं। बहरहाल हम अपना स्टॉल जो है चाय का, वो स्टेज के एक कोने में लगा लेते थे और सब तैयारियाँ मुकम्मल कर लेते थे हज़ूर के आने से पहले। तो चाय बनाने का तरीका ये था कि चाय प्याली में बनाई जाती थी और ये इंस्ट्रक्शन थी कि चाय लकड़ी के कोलों की आग में बनानी है, मिट्टी के तेल के चूल्हे पे चाय नहीं बनानी, वो हुज़ूर को पसंद नहीं थी। लिहाज़ा हमने 2 अंगीठियाँ रखी हुई थी, एक पे दूध गरम, दूसरे पे चाय गरम, ताकि तेज़ गरम चाय हुज़ूर की खिदमत में पेश हो। चाय की प्याली बनाई जाती थी, उसमें चीनी डाल के
प्याली को एक पिच से कवर करके मैं बड़ी एहतियात से ये प्याली डॉक्टर हशमतुल्लाह खान साहब के हाथ में दे आता था, जो मेज़ के कोने के पे बैठा करते थे। तो डॉक्टर साहब वो पीछे खड़े हुए जो थे बॉडीगार्ड, उनकी मदद से ये प्याली हज़ूर के सामने डाइस पे पहुँच जाती थी। हज़ूर तेज़ गरम चाय नोश फरमा लेते थे और फिर वक़्फ़े के बाद दोबारा जब हमें ये एहसास होता कि अब ये चाय ज़रा ठंडी हो गई है, तो वो हम प्याली ले आते और उसकी जगह नई प्याली बनाकर वहाँ रख देते। ये सिलसिला जारी रहता है हज़ूर की तकरीर के दौरान। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम शायद उम, चीनी डालनी भूल गए या चीनी हिलानी भूल गए प्याली में, या फिर वो चीनी शाहताज शुगर मिलती थी मोटी वाली, तो वो अच्छी तरह हल नहीं हुई, तो ये प्याली इसी तरह हज़ूर की खिदमत में वहाँ पहुँच गई। तो हुज़ूर ने उसपे कुछ कमेंट किया, जो हमें उस वक़्त तो समझ नहीं आई। मुमकिन है जो पीछे पहरेदार थे उन्होंने सुना हो। लेकिन इसका ज़िक्र हुज़ूर ने फिर अगले दिन इख्तितामी तकरीर के बाद किया। हुज़ूर का मामूल था कि इख्तितामी तकरीर के बाद बाज़ अमूर का ज़िक्र किया करते थे। तो उसमें हुज़ूर ने फरमाया कि इस दफ़ा लाउड स्पीकर का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा रहा है। कल एक मामूली सी बात तकरीर के दौरान मेरे मुँह से निकली, जो लाउड स्पीकर के अच्छे इंतज़ाम की वजह से मस्तूरात में बैठी हुई मेरी बीवी ने भी सुन ली। जब मैं रात को घर गया तो मेरी बीवी ने पूछा, "ये क्या बात है आपने तकरीर के दौरान कह दी, जे खंड नहीं सी हैगी ते साडे घरों मंगा लैनी सी।" यानी अगर चीनी नहीं थी तो हमारे घर से मंगवा लेते। तो इस तरह हज़ूर ने इस वाक़या का ज़िक्र भी कर दिया और लाउड स्पीकर के इंतज़ाम की भी हौसला अफ़ज़ाई फरमा दी। ये जो तबर्रक हम इकट्ठा करते रहते थे, इसको हम एक बर्तन में इकट्ठा कर लेते थे, क्योंकि तकरीर के बाद बेशुमार लोग जो थे, उनका मुतालबा होता था कि हमें भी दो। एक दफ़ा हज़रत चौधरी सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब भी हमारे स्टॉल पे आए तकरीर के बाद और कहने लगे, "मियाँ कोई हमारे लिए है?" तो मैंने एक प्याली में चाय डाल के चौधरी साहब की खिदमत में पेश कर दी, जो आपने वहीं खड़े-खड़े जो है, वो पी ली। तो बाकी रहा ये कि इस वीडियो में ये तो पस मंज़र बताना उस उन रूहानी तकारीर का बड़ा मुश्किल है। मैं फिर भी सिर्फ़ एक मिसाल के तौर पे लोगों को समझाने के लिए एक बात बयान कर देता हूँ। हज़ूर ने फरमाया कि वहाँ मैंने देखा कि बड़ी-बड़ी नौबतें पड़ी हुई थी। नौबत नौबत कहते हैं, बड़ा ढोल होता है जो बजाया जाता है। उसकी फ़ंक्शन ये होती थी उस ज़माने में कि उसे बजाया जाता था ताकि लोग जो हैं वो आके अपने बादशाह की ज़ियारत कर लें। वो कभी महीने में 1 दफ़ा बजाई जाती थी या 2 महीने के बाद, बहरहाल लई वो हुज़ूर फरमाते हैं कि ये नौबत इसलिए बजाई जाती थी कि आओ अपने बादशाह का दीदार कर लो। तो मैंने सोचा कि क्या कोई कुरान ने भी ऐसा नौबत खाना पेश किया है? तो मैंने देखा कि हाँ, कुरान में भी ये नौबत है ना, लेकिन ये नौबत दिन में 5 दफ़ा बजाई जाती है। जो दुनियावी नौबत है उसकी तो आवाज़ ये है टी टी टू टू धम 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 धम। लेकिन ये जो नौबत है कुरान की, इसकी शानदार अल्फ़ाज़ हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ अपने सबसे बड़े बादशाह का ज़ियारत कर लो, आओ अपने सबसे बड़े बादशाह की ज़ियारत कर लो। फरमाते हैं कि लेकिन अफ़सोस है कि इस नौबत खाने को मुसलमानों ने ख़ामोश कर दिया। इस नौबत के बजाने पे जो लोग लाखों की तादाद में जमा हुआ करते थे, वो हज़ारों में आ गए, हज़ारों से गिरकर सैकड़ों में आ गए और वो भी जो आते हैं वो उठ बैठ करके चले जाते हैं। फिर फरमाते हैं हुज़ूर कि अब फिर खुदा ताला की गैरत जोश में आई है। तुमको, हाँ, तुमको इस नौबत की तरफ सुपुर्द की गई है। ऐ बा खुदा की बादशाहत के मूसिकारो, ऐ आसमानी बादशाहत के मूसिकारो,
एक दफ़ा फिर इस नौबत को इस ज़ोर से बजा दो कि दुनिया के कान फट जाएँ। एक दफ़ा फिर अपने दिल के खून इस करनाव में भर दो कि आसमान के अर्श के पाए भी लरज़ जाएँ और फ़रिश्ते भी काँप उठें, और तुम्हारे नारा हाय तकबीर से खुदा ताला ज़मीन पे आ जाए और खुदा ताला की बादशाह ज़मीन पे कायम हो जाए। ये है नौबत खाने। इसी तरह हज़ूर ने बाकी तमाम लंगर खाने, लाइब्रेरियाँ, दीवान ख़ास, दीवान आम को ले के ये मज़ामिन बयान किए हैं जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब चलते हैं सऊदी अरब की तरफ। जैसे कि मैंने बयान किया था कि जब मेरी राहदारी गुम हो गई और फिर मुझे वो कूड़े के ढेर पे मिल गई, फिर मैंने इंतज़ाम किया और इंडियन एयरलाइन से मैं बहरैन आ गया। बहरान से फिर मैं दहरान आ गया। दहरान पे मैं सुबह से शाम तक बैठा रहा। फिर एक जहाज़ जो है, वो छोटा जहाज़ जो है वो जद्दा जाते हुए मिला और मैं उसमें बैठ के जद्दा पहुँच गया। उस वक़्त मेरी जेब में सिर्फ़ 5 पाउंड थे, वो भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बड़ी मुश्किल से एक्सचेंज के तौर पे हासिल हुए थे। तो मैं कोई मग़रिब से कुछ देर बाद जो है मदीना रोड पे अब्दुल खालिक मेहता साहब की कोठी यानी शुकेबुल अमरी में पहुंचा। वो बाजार गए हुए थे, जब वापस आए तो मुझे देख के उन पे सख्ता तारी हो गया। वो कहने लगे कि आखिर तुम पहुंचे कैसे हो यहाँ, ये मुझे बताओ। क्योंकि सऊदी अरब में ना तो सड़कों के नाम कहीं हैं, लोगों के ज़हनों में है कि ये सड़क ये है, ना किसी बिल्डिंग पे किसी का नाम। इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि जब मैं उतरा वहाँ पे, टैक्सी ड्राइवर ने मुझे वहाँ छोड़ा, तो मेहता साहब ने अपना एक विज़िटिंग कार्ड जो है, विज़िटिंग कार्ड छोटा-सा उस पे चिपकाया हुआ था दरवाज़े पे। उससे मुझे समझ आ गई कि ये उन्हीं का मकान है। फिर मैं वहाँ खड़ा हो गया जब तक वो नहीं आए। उसके बाद फिर वो मुझे उन्होंने फ़ौरन, उनकी अहलिया भी साथ थी, बच्चे भी साथ थे। उन्होंने कहा जल्दी करो, इससे कुछ चाय पिलाओ और कुछ खाना दिया, और फिर कहने लगे कि तुम नहा लो गर्म पानी से ताकि कुछ तबीयत ठीक हो जाए। फिर मुझे वो जिस फार्मेसी में मुझे मुलाकात मिली थी वहाँ ले गए और जाके उन्होंने कहा कि आपका फार्मासिस्ट आ गया है, ये काम तो बाद में शुरू करेगा, आप इससे फ़िलहाल 400 रियाल एडवांस दे दें ताकि ये अपना कुछ इंतज़ाम कर ले। चुनांचे उस 400 रियाल में मैंने 2 चादरें तो एहराम की खरीदी ना, और कुछ एक चारपाई लोहे की, इस 2-4 चीज़ें जो भी मिल सकीं वो ले ली। तो मेहता साहब कहने लगे कि सबसे पहला जो है उम्रा वो तो हम तुम्हें करवा देते हैं। चुनांचे उन्होंने अगले दिन अपनी गाड़ी निकाली, खुद वो ड्राइव करते थे, अपने अहले-वयाल को भी बिठाया और मुझे भी बिठा के हमने एहराम बाँधा और मक्का गए और उम्रा किया हमने। लेकिन मुझे अफ़सोस ये है कि उस वक़्त मेरे ज़हन में ये हदीस नहीं थी कि खाना काबा के पे पहली नज़र पड़े चढ़ते ही जो दुआ की जाए, वो कबूल हो जाती है। मुझे इसका इल्म नहीं था। ये बाद में मैंने हयात नूर में खलीफतुल मसीह अव्वल की उसमें पढ़ी, देखी, तो ख़ैर वो तो वक़्त फिर गुज़र गया। तो उम्रे के बाद फिर हमने आब ज़मज़म पिया। आब ज़मज़म का कुआँ या चश्मा उस वक़्त असली हालत में मौजूद था। डोल से पानी निकाला जाता था नीचे से। तो वो मैंने देखा हुआ है, बिल्कुल असली हालत में था, और एक आदमी जो है डोल फेंक के पानी निकालता था और फिर उससे लोग। खैर मेरा काम हुआ, मुझे अपने काम की हैसियत का तो अंदाज़ा हो गया कि ये जो 1000 करोनर की तनख़्वाह मुझे मिलेगी और उसके अलावा और कोई भी इसके साथ फ़ैसिलिटीज़ नहीं है, इसकी हैसियत क्या है? तो मैं इंतज़ार करने लगा कि कब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो इसे नोटिस दे के ख़त्म किया जाए। लेकिन बहरहाल 21 महीने तो मुझे वहाँ पूरे करने ही थे जो कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत बाकी थी। तो अभी 1 महीना हुआ था कि एक दोस्त आए और मुझे कहने लगे कि आपका नाम अब्दुल रऊफ़ है? मैंने कहा जी हाँ, मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। कहने लगे मेरा नाम
ابراہیم محمد ابو بکر ہے، تو میں یہ سامنے والی بلڈنگ میں ایک فلیٹ میں رہتا ہوں، تو میں بھی احمدی ہوں۔ کچھ دن کے بعد وہ پھر آئے، کہنے لگے کہ ٹھیک، تو تمہیں کوئی سعودی عرب میں اس زمانے میں ڈاک کی تقسیم کا کوئی انتظام نہیں تھا، ڈاکیا خط نہیں دے کے جاتا تھا، جن لوگوں نے پوسٹ باکس لیے ہوئے تھے ان کے پوسٹ ڈال دی جاتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ ہے، تم میرا پوسٹ باکس استعمال کر سکتے ہو، چنانچہ یہ انہوں نے بڑی مہربانی کی، اور پھر کہنے لگے کہ میں اپنا چندہ عام جو ہے مرکز کی ہدایت کے مطابق نائجیریا بھجواتا ہوں، لیگوس، اگر تم میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ۔ میں نے کہا ضرور، میں نے چندہ ان کے سپرد کیا، تو انہوں نے بتایا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خود امریکن بینک میں کام کرتے تھے، اور وہاں وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے نام کا چیک بنوا لیتے تھے، اس چیک کے پیچھے انڈورسمنٹ کر کے وہ اسے پوسٹ کر دیتے تھے لیگوس، اس طرح ہم تو کوئی مہینہ 2 مہینہ ہی گزرے تھے کہ ایک ہمارے کلاس فیلو ڈاکٹر رشید احمد جوس سے بھی پہنچ گئے جدہ۔ اسی طرح وہ میں باہر کھڑا ہوا تھا اپنی فارمیسی کے، تو دیکھا دوسری طرف سے ڈاکٹر رشید احمد یوسفی چلے آ رہے، میں بھی حیران ہوا، کیونکہ وہ میرے ویسے کلاس فیلو رہے تھے قادیان میں، اس لیے تو پہچانتے تو تھے وہ مجھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں تو ریلوے میں ملازم تھا، تو اشتہار نکلا کہ سعودی عرب میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، تو میں نے بھی درخواست دے دی۔ کہتا وہ درخواست کیا دینی تھی کہ سیدھا کانٹریکٹ ہی میرے پاس آیا کہ فوراً چلو سعودی عرب سیدھے۔ اس وقت ان کا جھگڑا ہوا تھا مصریوں سے، اس لیے ساری میڈیکل پوسٹ خالی پڑی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر لیے تھے بنگلہ ایسٹ پاکستان سے، ایسٹ پاکستان تھا اس وقت، اور پاکستان، ویسٹ پاکستان اور انڈیا سے، تو اس میں وہ ڈاکٹر رشید بھی پہنچ گئے تھے، لیکن ان کا کانٹریکٹ حکومت سے تھا، اور وہ بڑی اچھی ٹرمز تھی، یعنی انہیں 1800 ریال تنخواہ ملتی تھی، 2 مہینے کی چھٹی بما تنخواہ، اور پاکستان آنے جانے کا کرایہ پوری فیملی کے لیے، پھر وہاں پہ رہائش کے لیے فلیٹ کا کرایہ بھی گورنمنٹ ادا کرتی تھی، دوپہر کا کھانا انہیں ہسپتال سے، یہ ان کی کنڈیشن تھی۔ کہنے لگے کہ لیکن میں واپس جا رہا ہوں پاکستان، میں نے گھر لکھ دیا ہے کہ میرا یہاں دل نہیں لگتا، اور دوسری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو کہتے ہیں مجھے 2 ہفتے ہو گئے ہیں بسکٹوں اور دودھ پہ گزارا کرتے ہوئے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے انہیں کہا کہ چلو پھر دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھا لو۔ میں نے گھر میں سالن، باقاعدہ پاکستانی سالن بنا کے آ گیا تھا، تو میں ان کو لے گیا، ان کو کھانا کھلایا۔ چائے کا بھی طریق میرا تھا کہ میں نے باقاعدہ چائے دانی اور پھر سامان خریدا ہوا تھا، تو میں نے ان کو چائے باقاعدہ اس میں چائے دانی میں دم کر کے پلائی، تو ان کو کچھ ہوش آیا، اور کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، کہتے ہیں پھر تم میرے ساتھ ہی موو ہو جاؤ، تو میں اکیلا تو نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اس عرصے میں ابراہیم محمد ابو بکر صاحب کی مہربانی سے، ان کا ایک دوست تھا بلڈنگ کا، جس کو کہتے ہیں واکٹ مین، تو اس کے ذریعے مجھے ایک 1 روم فلیٹ جو ہے، جس میں ایک چھوٹا سا کچن، واش روم، باتھ روم، چھوٹی سی بالکنی اور ایک کمرہ شامل تھا، اور یہ مجھے اس زمانے میں 300 ریال میں مل گیا، جو کہ بہت بڑی نعمت تھی، اس لیے میں اس سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی میں نے چھوڑا، اگرچہ فزیکلی میں ان کے پاس ہی رہتا تھا، کہ میں بھی اکیلا تھا، وہ بھی اکیلے تھے، اور کھانے پینے کا، بنانے کا جو ذمہ داری انہوں نے مجھ پہ ڈال دی، اس لیے بھی مجھے وہاں رہنا پڑتا تھا۔ تو خیر، جب ان سے میں نے ذکر کیا اس کا، تو وہ چندے کے بارے میں تو کہنے لگی کہ ہاں میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ اس طرح ہم 3 آدمی ہو گئے جو چندہ عام وہاں سے اس طرح ادا کیا کرتے تھے، جو ابراہیم محمد، وہ ایک بہت بھلے آدمی تھے، انہوں نے اس کے علاوہ بھی ہر مدد کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے، بہت مخلص آدمی تھے۔ ان کی شادی عدن کی ایک بہت مشہور
अहमदी फैमिली में हुई थी और वो जद्दा में नेशनल थे, अमेरिकन बैंक में काम करते थे। उसके अलावा सऊदी अरब में जिनसे मुलाकात हुई, उनका ज़िक्र कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे सेठ अब्दुल्ला अलादीन सिकंदराबाद वाले, आपने शायद सुना होगा, उनका इश्तिहार भी अल-फज़ल में निकला करता था। उनके एक नवासे थे, साले मोहम्मद, और एक पोते थे मोहम्मद सालेह। नाम दोनों का मोहम्मद सालेह ही था, तो ये इसलिए कन्फ्यूजन है। उनमें से एक जो थे वो अमेरिका से एस्ट्रोनॉमी में आला तालीम हासिल करके सिकंदराबाद वापस जा रहे थे, और दूसरे जो थे वो हॉलैंड में ईंट की बनाने की ट्रेनिंग लेके ईस्ट पाकिस्तान जा रहे थे। इन दोनों ने आपस में खत किताबत करके ये तय कर लिया कि हम सऊदी अरब जद्दा में मिल सकते हैं। चुनांचे ये फिर हमारे पास आए। एक ईस्ट पाकिस्तान चले गए और दूसरे सिकंदराबाद। बाद में वो प्रोफेसर हुए वहाँ पे, जिनका ज़िक्र खलीफतुल मसीह राबे ने भी, जो चाँद ग्रहण था उसके बारे में एक जो तफ़सीली ज़िक्र किया हुआ है इनका, जो एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर रहे सिकंदराबाद में। दूसरे वो थे कि हज़रत अब्दुर्रहमान साहब जट, जो अमीर जमात कादियान थे और हज के लिए आए थे 1964 में। हज के बाद वहाँ मुकीम थे मक्का में। उनको भी हमने दावत दी कि हमारे पास एक रात ठहरें। चुनांचे वो जाने से पहले हमारे यहाँ शिफ्ट हो गए और हम ही ने उनको जद्दा के एयरपोर्ट से एयर सवार करवाया था। तो तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि नसीम सैफी साहब, जो नाइजीरिया के मुबल्लिग इंचार्ज थे, और वो वहाँ पे एक रिसाला अंग्रेज़ी में चलाते थे जिसका नाम था गालिबन ट्रूथ, ऐसा ही कुछ इस्लाम था। तो उनको हमारे एक दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरा एड्रेस दे दिया कि आप पाकिस्तान जाते हुए उम्रा भी करते जाएँ और हमारा वो अज़ीज़ है उसके पास ठहरें। उन्होंने जब वीज़े के लिए अप्लाई किया, वो क्योंकि वेल नोन थे, अहमदी थे और आर्टिकल्स लिखते रहते थे ट्रूथ में, जब स्वीडिश एम्बेसी को वीज़े के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने इनकार कर दिया है। नसीम सैफी साहब ने इसके खिलाफ एहतजाजन एक आर्टिकल अपने रिसाले में छाप दिया और हुकूमत को और सफ़ीर साहब को खूब लताड़ा उसमें। तो उन्होंने उसके नतीजे में उनको वीज़ा तो दे दिया, लेकिन ये रिपोर्ट भी सीआईडी को कर दी सऊदी अरब में कि आने वाला अहमदी है और फलानी जगह वो ठहरेगा। जब हमारी मुलाज़मत का सिलसिला हुआ कि जब मैंने वो मुलाज़मत छोड़ दी और नई की मुझे तलाश थी, लेकिन नई वहाँ मुलाज़मत मिलती नहीं थी, तो मेरा ख़्याल था कि अब पाकिस्तान जाने चले जाएँगे। तो मेरे एक जानने वाले दोस्त थे, यानी शेख फजलुर रहमान, जो एफआरसीपी करके जद्दा में सेटल हुए हुए थे, और उस वक़्त वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के इंचार्ज भी थे, और प्रिंस खालिद जो ज़माने में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी था, उसके वो पर्सनल फिज़िशियन भी थे। मेरा उनके पास आना-जाना था, तो जब उनको मालूम हुआ कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो उन्होंने किसी आदमी के साथ पैगाम भेजा कि रऊफ़ को कहो कि मुझे आके मिले। तो मैं चला गया, मैंने कहा आपने याद फरमाया, फरमाइए क्या बात है? कहने लगे मुझे मालूम हुआ है कि तुम वापस पाकिस्तान जा रहे हो। तो मैंने उनको सारी सिचुएशन बता दी कि ये हालात हैं और इस तनख्वाह में यहाँ कौन काम करेगा। उन्होंने कहा कि ये तो कोई बात नहीं, यहाँ तो सारी असामियाँ खाली पड़ी हैं। मैं प्रिंस खालिद को कह के तुम्हें यहीं हुकूमत में जॉब दिलवा देता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप दिलवा दें तो और क्या चाहिए, बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो कहने लगे तुम यूँ करो कि जुमेरात की शाम को मुझे ताइफ में आके मिलो, क्योंकि ये सारे मिनिस्टर वगैरह जो थे वो ताइफ चले जाते थे गर्मियों में।
तो मैंने मक्का से टैक्सी ली और ताइफ चला गया। शाम को उनको मिला, उनकी रिहाइश पे जाके, तो कहने लगे, अच्छा तुम आ गए हो? कहते हैं, इत्तेफाक से मेरी आज मीटिंग भी है प्रिंस खालिद से, तो मैं उससे ज़िक्र करूँगा, तो कल मैं इसका तुम्हें जवाब हरम में जुमे के बाद मक्का में दूँगा। चुनांचे मैंने रात वहाँ एक डेंटिस्ट के पास काट ली, सुबह टैक्सी ली, मैं मक्का आ गया। जुमे की नमाज के बाद हरम में डॉक्टर फजल रहमान मुझे मिल गए, तो वो मुझे बाजू पकड़ के हरम से बाहर ले गए। एक तंग गली में जाके वो खड़े हो गए और कहने लगे कि रऊफ तुम कादियानी हो? मैंने कहा मैं तो अहमदी हूँ। तो कहने लगे कि कल जब मैंने प्रिंस खालिद से तुम्हारी बात की, तुम्हारी तलब से तुम्हारी उन्होंने जो फाइल मंगवाई, उसमें तो लिखा हुआ है कि तुम अहमदी हो और तुम्हारे पास अहमदी आके ठहरते भी हैं, इसलिए तुम्हें तो यहाँ मुलाजमत नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि आप जो है इसका क्वेश्चन भी ना करें, आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं कि ये ना हो कि मेरी वजह से आप भी किसी लपेट में आ जाएँ। ये 2 लफ्ज़ मैंने उनसे कहे और रुख़्सत चाही, टैक्सी ली, मैं मक्का आ गया। इस्तीफ़ा तो मैं दे ही चुका था। डॉक्टर रशीद उन दिनों पाकिस्तान गए हुए थे, तो अभी 2 दिन गुज़रे थे कि मेरे एक जानने वाले डेनिश थे जिनका नाम था पॉल बियरेगोर्ड। वो डेनिश काउंसलेट में कमर्शियल सेक्रेटरी थे और मेरे पास कभी कोई फार्मेसी में आया भी करते थे और कहा करते थे, यार तुम यहाँ क्या सड़ रहे हो यहाँ कहीं और कोई ढंग का काम करो। तो खैर वो अभी मेरे मक्का से आए 2 दिन ही हुए थे, तो वो आए खत लेके, कहने लगे कि मैंने हुकूमत डेनमार्क को लिखा था कि मेरा एक दोस्त है फार्मासिस्ट, उसके लिए कोई इंतज़ाम हो सकता है पढ़ाई का यहाँ डेनमार्क में। तो ये खत उनका आया हुआ है कि हाँ, हम इसे 6 महीने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, तो ये डेनमार्क आ जाए। चुनाचे मैंने डेनमार्क की तैयारी की, तो उन्होंने वहाँ से वो जो मेरा डेनिश दोस्त था, उसने कहा कि रऊफ़ तुम जाते हुए 2-3 दिन बैरूत ज़रूर ठहर जाना, फिर शायद तुम्हें ज़िंदगी में ये मौका मुयस्सर ना आए। मैंने कहा ठीक है, उसने कहा कि सैर-सुर करते हुए जाना, अब जाना तो है ही है। ख़ैर इब्राहिम अबू बकर साहब के जानने वाला जो था ट्रैवलिंग एजेंट, उससे उन्होंने टिकट बनवा दिए एसएएस का, जो जर्मनी से होते हुए कोपेनहेगन जाता था। लेकिन बीच में 3 दिन में बैरूत ठहर गया, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ एक छोटा-सा होटल था, उसमें ठहर गया। मैं जनवरी के आखिर 1963 में सऊदी अरब आया था और 14 अक्टूबर 1964 को मैं वहाँ से निकल आया था। तो अब मुझे ये फ़िक्र था कि डेनमार्क में ना तो किसी को जानते हैं, ना ज़ुबान आती है, क्या करेंगे, कहाँ जाएँगे? खैर जब मैं बैरूत के हवाई अड्डे पे पहुंचा, सुबह के वक़्त, सुबह-सुबह का वक़्त था, मैंने अपना सामान दिया एसएएस के काउंटर पे और बोर्डिंग कार्ड लेके, अभी काफ़ी वक़्त था, मैं साथ ही बैठ गया। एक शख्स आया जो पहले काउंटर पे गया, फिर मेरे पास आया और कहने लगा कि मालूम हुआ तुम कोपेनहेगन जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैं जा रहा हूँ। कहते हैं ये मेरी बीवी के टिकट हैं, बच्चे के, अगर तुम ये टिकट ले जाओ, कोपेनहेगन आज पहुँच जाएँगे तो वो कल की फ्लाइट से आ सकते हैं। मैंने कहा अच्छा दे दो। उसने फ़ोन नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया कि यहाँ जाके फ़ोन कर देना, तो वो आके टिकट ले जाएँगे। खैर मैं शाम के वक़्त जब कोपेनहेगन पहुँचा, तो मिनिस्ट्री ने इंतज़ाम किया हुआ था एक छोटे से होटल जो कोपेनहेगन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ था, होटल हिपबॉर्न उसका छोटा-सा था। तो रिसेप्शन में मैंने जाके कहा कि मुझे फ़ोन करना है यहाँ पे, उन्होंने फ़ोन मिला दिया। तो जिस शख्स ने फ़ोन उठाया, मैंने उससे कहा कि मेरे पास आपके टिकट हैं, किसी ने दिए थे बैरूत के एयरपोर्ट पे, तो वो आपके ले जाएँ। उसने कहा कि मैं आधे घंटे के अंदर-अंदर आके ले जाता हूँ टिकट। वो आधे घंटे में आए, आके टिकट ले गए, जाते हुए मुझे अपना टेलीफ़ोन नंबर और एड्रेस दे गए। कहने लगे कि कभी मौका हो तो मिलना, फिर भी मिलना। मैंने कहा ठीक है।
खैर अगले दिन मैं तैयार होके मिनिस्ट्री गया, उनको रिपोर्ट की कि मैं आ गया हूँ। उन्होंने मुझे प्रोग्राम बना दिया कि ये यहाँ-यहाँ तुमने जाना है। तो जब 1 बज गया इतने में, तो वो सेक्रेटरी कहने लगा कि आज तो जाने की ज़रूरत नहीं है, कल से काम शुरू कर देना। तो मुझे ख़्याल आया कि मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा, कहाँ फिरूँगा? तो वो जो एड्रेस कल मुझे दे गया था ट्रक, मैंने पूछ लिया कि ये एड्रेस कहाँ है? तो उसने कहा कि ये तो नज़दीक ही है, तुम पैदल जा सकते हो। तो ख़ैर मैंने वहाँ सड़कों का नाम देखते-देखते पैदल वो एक कालीन की दुकान थी, उसका वो मालिक था, वो शख़्स जो कल मुझसे टिकट ले गया था। उसने जब मुझे देखा, वो भी हैरान हुआ कि मैंने कल तो इसे कहा था, आज ही ये आ भी गया मुझे मिलने। तो कहने लगे कि कैसे है, कहाँ से आए हो? मैंने कहा आया तो मैं सऊदी अरब से हूँ, लेकिन पाकिस्तानी हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ। कहने लगे यहाँ किसी मुसलमान या पाकिस्तानी को तुम जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो कल ही आया हूँ, मैं तो किसी को नहीं जानता है। तो कहने लगा कि यहाँ एक अहमद अहमद हैं, जो मुबश्शिर का काम करते हैं, तो वो पाकिस्तानी हैं। मैंने कहा उनसे बात हो सकती है? कहने लगा हाँ, उसने टेलीफ़ोन उठाया, बात किया, आ गए, टेलीफ़ोन उठाया, मीर मसूद साहब ने। तो उसने कहा कि मेरे पास एक पाकिस्तानी स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो आपसे बात करना चाहता है। तो मैंने लिया फ़ोन, तो मीर साहब ने कहा कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और इस वक़्त सऊदी अरब से आया हूँ पढ़ने के लिए, और मैं अहमदी हूँ। मैंने साफ़ ही कह दिया उनको अहमदी हूँ। तो उन्होंने दूसरा सवाल मुझसे नहीं किया। उन्होंने कहा कि किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है? मैंने कहा डॉक्टर हशमतुल्लाह खान साहब के ख़ानदान से। उन्होंने कहा कि सामने 6 नंबर ट्रैम है तुम्हारी दुकान के सामने, ट्राम लो, फलाने स्टॉप पे उतर के ये बस लो, और बस स्टैंड पे मैं खड़ा हूँ तुम्हें रिसीव करने के लिए। तो जिस चीज़ को मैं इतना मुश्किल समझता था, उसको अल्लाह ताला ने कैसी प्लानिंग से 1 दिन में हल कर दिया। तो फिर मीर साहब से मुलाकात हो गई वहाँ पे, फिर जुमा भी वहीं पढ़ते थे, तो फिर लंबा चला सिलसिला। फिर मीर साहब तो चले गए सन 65 में, और वो मीर साहब जो थे ज़मीन मस्जिद के लिए खरीद चुके थे, और मुझे उन्होंने वो दिखाई भी। तो हम मशीन पैदल ही चला करते थे, गाड़ी तो उस वक़्त किसी के पास होती नहीं थी। तो ख़ैर वो देखे तो मीर साहब 1965 में चले गए वापस, और उनकी जगह कमाल यूसुफ साहब जो थे, वो आ गए। तो फिर गालबन अप्रैल या इतने में साहिबज़ादा मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब आए, तशरीफ़ लाए, उनको ज़मीन दिखाई गई, और उन्होंने देखी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मस्जिद की तामीर का जो है वो काम शुरू करें। चुनांचे तामीर का काम शुरू हुआ, और उसमें ये हुआ कि जो आर्किटेक्ट हमने हायर किया था, वो डेनिश था, आर्किटेक्ट था। उसने बिल्कुल सिंपल सा जो है वो कमरे 2-4, जैसे पुरानी मस्जिदें अगर आपने देखी हो, हैम्बर्ग की देखी हो, तो वो उस किस्म की डिज़ाइन उसने किया हुआ था, तो वो बनाए। तो अभी हमने ये काम शुरू नहीं किया था, तो एक डेनिश आर्किटेक्ट जो सऊदी अरब में भी रह चुके थे और मिस्र में भी रह चुके थे, जिनकी बीवी जो थी वो मिस्री थी, यानी जो मुस्तफ़ा साबित साहब थे ना, मिस्री अहमदी आप जानते हैं, उनकी बहन थी आमाली ज़करिया सन, उनकी बीवी जो थी वो मिस्री थी, आमाली ज़करिया सन। तो इस निस्बत से वो कहने लगे कि मेरा इरादा था कि सबसे पहली मस्जिद जो है उसकी डिज़ाइनिंग और तामीर मैं करूँगा डेनिश। तो हमने कहा हमने तो आर्किटेक्ट हायर किया हुआ है, अब उसको फ़ारिग कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। वो 3 दिन के बाद एक खूबसूरत डिज़ाइन मस्जिद का, जो अब मस्जिद बनी हुई है, वो बना कर ले आए हैं, और मुसिर हुए कि उन्हीं का डिज़ाइन जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन हमारे लिए मुश्किल थी कि उसकी मंज़ूरी कैसे लें? तो हज़रत साहब की खिदमत में लिखा गया, तो हज़रत साहब ने कहा कि ठीक है, क कर लें, लेकिन
यहाँ मसला ये दरपेश हुआ कि पहले आर्किटेक्ट को फीस कैसे फारिग करें। तो उन्होंने अपने ज़िम्मे ये काम ले लिया कि मैं उसकी फीस भी अदा करूँगा और नए डिज़ाइन की मंजूरी भी कम्युन से मैं खुद हासिल कर लूँगा। और उन्होंने तामीर भी मस्जिद की कराने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पौने 5 लाख डेनिश क्रोनर में। चुनांचे 6 मई 1966 वक़्त मुकर्रर हो गया फाउंडेशन स्टोन का। तो उसके लिए साहिबजादा मिर्ज़ा मुबारक अहमद साहब को पाकिस्तान से भिजवाया गया। चौधरी फुल्ला खान साहब लंदन से आ गए और दीगर मुबल्लिगीन बशीर रफ़ीक साहब, लतीफ़ साहब, अनवरी साहब इधर जो जर्मनी से थे, ये भी उसमें शामिल हो गए। 6 मई जुमे के दिन टेंट लगा हुआ था। सुबह की नमाज के वक़्त कमाल यूसुफ साहब अकेले वहाँ आए और उस टेंट पे उन्होंने अज़ान दी। हम लोग, मैं, मिसेस मेडसन और मिस मारियाने मुलर, हम ये 3 जो थे, वो सारी रात बिज़ी थे सैंडविच बनाने में, जो मेहमानों को सर्व करना था फाउंडेशन स्टोन की तकरीब के बाद, उसमें बिज़ी थे हम। सारी रात हम वो बैठे, वो सैंडविच, एक डेनमार्क का एक ख़ास तरीका है कि छोटे-छोटे सैंडविच बनाए जाते हैं जिसमें टूथपिक गाड़ दी जाती है और वो फिर सर्व किए जाते हैं। वो बनाने में हम मसरूफ़ थे। तो कमाल साहब अकेले ही आए, आके अज़ान दी और जब 11 बजे तकरीब शुरू हुई, तो जो मैं एहराम जो मैंने हज में बाँधा था, 2 हज मैंने किए, दोनों हज में वो एहराम बाँधा और उसका आब ज़मज़म से धो के लाया हुआ था, उसमें वो ईंट रखी गई। जो और उसका एक कोना महमूद एरिक्सन ने, जो ऑनरेरी मुबल्लिग थे स्वीडन के, उन्होंने पकड़ा। एक नूर अहमद बोस्ताद जो नॉर्वे के ऑनरेरी मुबल्लिग थे, उन्होंने पकड़ा। तीसरा अब्दुल सलाम मेड्सन साहब ने, जो डेनमार्क के ऑनरेरी मुबल्लिग से, और चौथा कमाल यूसुफ साहब ने। इस तरह वो उस एहराम में वो ईंट ट्रांसपोर्ट की गई जगह पे जहाँ पे वो लगानी थी। उस पे वहाँ पे साहिबजादा साहब ने ईंट को एहराम से उठा के अपनी जगह नस्ब कर दिया। उसके बाद जुमे का खुतबा जुमा चौधरी साहब ने पढ़ाया और उसके बाद फिर वो सैंडविच तक़सीम किए गए और तकरीब जो है वो ख़त्म हुई। तामीर का काम शुरू हो गया। तो जब अप्रैल का महीना आया अगले सन 1967 का, तो कमाल साहब ने ये किया कि हज़रत साहब की खिदमत पे लिख दिया कि हुज़ूर इस मस्जिद का इफ्तिताह फरमाएँ। हुज़ूर की मंजूरी आ गई कि ठीक है, मैं जुलाई में आऊँगा और 21 जुलाई 1967 तकरीब बन गई। अब हुआ ये कि अप्रैल या जनवरी में ये फरवरी में ज़करिया सन साहब आर्किटेक्ट जो थे, जो कार उन्होंने रिपोर्ट की कि चीज़ें क्योंकि महँगी हो गई हैं बहुत और अंदाज़े में भी कुछ गलती हो गई है, फंड्स ख़त्म हो गए हैं और मज़ीद काम जो है वो जारी नहीं किया जा सकता। तो मेड्सन साहब मुसिर थे कि क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसलिए आप, उन्होंने कोशिश की कि बैंक से कोई कर्ज़-वर्ज़ मिल के वो काम चला लें, लेकिन कुछ काम ना बना। तो और मेड्सन साहब और 2, हाँ, ज़्यादातर मेड्सन साहब का ख़्याल था कि क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसलिए ये मजबूर हैं कि इसको पूरा करें, जिसका नतीजा ये होता कि ज़करिया सन जो थे, वो बैंकरप्ट कहलाए हो जाते, उसका यही नतीजा होना था। तो ये हमें मंज़ूर नहीं था, ख़ास तौर पे मुझे तो मंज़ूर नहीं था कि एक डेनिश और जिसकी बीवी एक मुसलमान है, इस तरह ज़लील हो। तो ख़ैर हुआ ये कि फिर बाकी काम जो है उसमें ज़्यादातर इंटर्न सारे हाउस की पेंटिंग थी और ये चीज़ें थी, वो फिर मैंने की। इसमें मुबालगा भी कोई नहीं है, मैं ही था वहाँ पे या कमाल यूसुफ साहब थे, इसके अलावा कोई आदमी था ही नहीं। तो उसका तरीक़ेकार ये था कि बिक सेंट पे वो पेंट के डब्बे दे देते थे ज़करिया साहब, ज़करिया सन, और बाकी काम मैं करता था।
वीकेंड पे तो पूरा सुबह से लेके शाम तक चलता था, और बाकी दिनों में ये होता था कि शाम को दिन ज़रा लंबे हो गए थे, रोशनी होती थी, तो शाम को इस तरह हमने वो 2-3 महीने में काम करके वो पेंटिंग का जो इस तरह की तैयारी कर ली कि हज़ूर उसका इफ्तिताह कर सकें। लेकिन अभी भी किचन वहाँ मौजूद ही नहीं था, किचन की अभी मंज़ूरी ही नहीं मिली थी। तो जब हज़रत साहब आए तो किचन था ही नहीं। तो उसके लिए एक तरीके ज़करिया सर ने ये किया कि एक चूल्हा जो है वो सेलर में एक दीवार के साथ खड़ा करवा दिया, जिस पे मैंने खाने भी बनाए, नाश्ते भी बनाए, और जो कुछ हो सका वो किया, ताकि हज़रत साहब की फैमिली जो उस वक़्त ग़ालिबन कम से कम 10 या 11 अफ़राद थे। हज़रत साहब की पूरी फैमिली थी, तीनों दोनों बेटियाँ, तीनों बेटे, और मियाँ अब्बास थे, उनकी फैमिली थी। तो इस तरह करके कोई 8-10 आदमी को खाना तैयार करना बगैर किचन के, चूल्हे के, ये कोई आसान काम नहीं था। तो ख़ैर उस ज़माने में होता ये था कि हम काम में मदद के लिए कोई नहीं था सिवाय मिसेस मारियाना मुलर के। मिसेस मारियाना मुलर को खाने का तो कोई पता नहीं था बनाने, पाकिस्तानी, वो तो मेरा ही ज़िम्मे था। लेकिन उनका ये फ़ोन था कि वो मुझे रात को 12-1 बजे गाड़ी हमने किराए पे ली थी 5 1 हफ़्ते के लिए, किसी के पास गाड़ी नहीं थी उस ज़माने में। तो वो उस गाड़ी मारियाना के पास थी, वो मुझे घर छोड़ आती, तो मैं 1-2 घंटे आराम करके फिर सुबह नाश्ते के लिए और नमाज़ के लिए आ जाता था। तो इस तरह 21 जुलाई 1967 को वो जो है इफ्तिताह हुआ। मस्जिद नुसरत जहाँ कोपेनहेगन उसका पहली मस्जिद थी डेनमार्क की, और उसका इंटरेस्ट भी बहुत हुआ। 84 अखबारों ने इसकी खबर दी थी, 84 लोकल एंड बड़े मेन अखबारों ने इसकी खबर छप चुकी थी। और उसके बाद इतना रश हो गया उस मस्जिद को देखने के लिए कि हमें वो जो विजिटिंग बुक थी उसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया। तो इसलिए वो, और फिर मुश्किल ये हुई कि कमाल साहब ने जो है वो हज़रत साहब से इजाज़त ले ली कि मैं भी लंदन चला जाऊँ हुज़ूर के साथ। तो वो और मियाँ हनीफ आए हुए थे उस ज़माने में अपनी एक गाड़ी लेके, वॉक्सवैगन कोपेनहेगन। तो ये दोनों उस गाड़ी में बैठ के लंदन चले गए, और ये सारा मेरे सुपुर्द कर गए। और यहाँ पे ये था कि रश इतना था लोगों के मस्जिद देखने आने के लिए, उनकी फिर एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो ये फिर मैंने अकेले नहीं निभाया वहाँ पे। उस वक़्त तो मैं अकेला ही था, और कोई अहमदी था ही नहीं पाकिस्तानी। ये बाद में आए हैं लोग 70s के उसमें, जब कुछ लोग जो बाद में आए हैं। तो फिर मीर साहब दोबारा आए, फिर कमाल साहब चले गए, फिर मीर साहब दोबारा आए। उस ज़माने में भी फिर जाके कोई 2-3 साल के बाद मंज़ूरी हुई किचन बनाने की। बात दरअसल ये हुई थी कि इन्होंने जो मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते थे ना, वो कवर कर लिया। इस ख़्याल से कि बाद में मंज़ूरी ले लेंगे किचन की। लेकिन यहाँ तो इतना आसान नहीं है, फिर आप किसी तरह वो फिर मिनिस्ट्री में गया केस, और ये कर करा के 2 साल लगे किचन को बनाने में। तो जब बेगम साहब आई मीर साहब के साथ दूसरे मरहले में, तो उस वक़्त किचन बन चुका था। ये बातें मैंने वही की हैं जिसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व था। जो भी चीज़ मैंने बयान की है, जिसमें मेरी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है, वही बयान की है। तो आज इसी पे ख़त्म करते हैं, फिर बाकी अभी कुछ और बाकी है। अभी तो मेरी तालीम का सिलसिला बाकी है, पीएचडी हमने कैसे की है। इस्लाम का साया खींचने लग गया, खुदा की हुकूमत फिर आसमान पर चली और दुनिया फिर शैतान के कब्जे में दे दी गई। अब खुदा की गैरत फिर जोश में आई है, और तुमको खुदा ताला ने फिर एक लाभ खाने की खिदमत शुरू की है।
اے آسمانی بادشاہ کے موسیقارے، اے آسمانی بادشاہ کے موسیقاروں، اے آسمانی بادشاہ کے موسیقاروں، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو زور سے بتاؤ کہ دنیا کے کام پھر جائیں، ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں، ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرے نامے بھر دو کہ عرش کے پاؤں بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کانپ اٹھیں۔ تاکہ تمہاری دردناک آوازوں اور تمہارے نعرے تکبیر اور تمہارے نعرے تشہید شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ آسمان سے زمین پر آ جائے اور پھر خدا کی بادشاہت زمین پر قائم۔